राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवीज फिट हिंदी। आज मैं फिर आप सबके लिए एक नई वेब सीरीज़ के साथ यहाँ पे आ चुकी हूँ, एक नए स्टोरी को लेकर। ये एक बंगाली वेब सीरीज़ है जिसके टोटल 2 पार्ट्स है, मतलब 2 ऑलरेडी आ चुके हैं, जहाँ पे हम आज इसको फर्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। और अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगती है तो मैं इसका पार्ट 2 भी बहुत जल्दी आप सबके लिए लेके आऊँगी। तो ये स्टोरी है एक ऐसी जेठानी की जो अपनी देवरानी के लिए दुनिया से लड़ जाती है। इनफैक्ट देवरानी की खुद की पेरेंट्स से भी लड़ जाती है। एक नई नवेली दुल्हन जो अपने ससुराल में शादी करके आती है एंड उसके बाद उसके साथ जो चीज़ें होती हैं वो कभी अपने इमेजिन भी नहीं किया होगा। एक लड़की जब शादी करती है तो उसके हज़ारों सपने होते हैं, हज़ारों चीज़ें होती हैं अपने नए परिवार को लेकर, अपने पति को लेकर, अपनी हर एक चीज़ों को लेकर। एक नए एक्सपेक्टेशन के साथ वो आती है उस घर में, पर उस घर में उसके साथ क्या क्या होता है ये हमें इस पूरी वेब सीरीज़ में पता चलेगा। तो बिना कोई टाइम गवाए एक्सप्लेनेशन की तरफ मैं सीधा आप लोग को लेके चलती हूँ। पर जाने से पहले मैं हर बार की तरह आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो भी मेरे चैनल पर नए आते हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं नोटिस करती हूँ बहुत लोग मेरे चैनल को आके व्यू करते हैं, मेरे स्टोरी सुनते हैं, बट चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो एक काइंडली रिक्वेस्ट दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। तो चलते सीधा स्टोरी की तरफ। वेब सीरीज़ की शुरुआत में हमें शादी का मंडप दिखाया जाता है, जहाँ पे संपूर्णा की देवर रौक्तिक और उसकी वाइफ नंदिनी का शादी हो रहा होता है। शादी के काम से यहाँ पे संपूर्णा थक के रात को सो जाती है। सारे रस्म वस्म ऑलरेडी ख़त्म हो चुके थे। जब वो सो रही होती आधी रात को अचानक से उसको कुछ गिरने की आवाज़ आती है। जब संपूर्णा उठ के हॉल की तरफ जाती है तो देखती है कि हॉल का जो वहाँ पे एक फूलदान था वो नीचे गिर के टूटा हुआ है, जिसको देख के उसको लगता है कि शायद टेरेस पे कोई गया है क्योंकि दरवाज़ा खुला था। अब उसको फॉलो करते वो जब छत के ऊपर जाती है तो वो देखती है जो नंदिनी नई नवेली दुल्हन है वो बहुत ही गंदे हालातों में, लाइक उसके साथ ऐसा उसका फेस है जैसे पता नहीं वो बहुत घबराई हुई, डरी हुई, सहमी हुई सी लड़की छत पे अकेली चुपचाप खड़ी है। और इसको देख के संपूर्णा काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और उससे पूछती कि क्या हुआ और तुम यहाँ पे क्यों खड़ी हो, तुम ठीक तो हो। और पर यहाँ पे जो नंदिनी होती है संपूर्णा को कुछ बोल नहीं पाती है, उसको बहुत सहमी आंखों से देखकर अपने आंखों के आंसू को वो रोक नहीं पाती है। अब संपूर्णा सोचती है कि ऐसा नंदिनी के साथ क्या हुआ जो एक ही रात में बच्ची बिल्कुल घबरा गई है। अब इसके बाद हमें जो सीरीज़ है वो टाइम हमें दिखाया जाता है 7 दिन पहले का, जहाँ पे रौक्तिक के शादी के गहने गांठी सब खरीदने के लिए उसकी भाभी और देवर दोनों मिलकर शॉपिंग करने के लिए जाने वाले थे। उसी टाइम में संपूर्णा की सास आके ये कहती है कि मुझे ये लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं इसका शादी करने दूंगी नहीं, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार उसने जब जन्मपत्री दोनों का दिखाई थी अपने छोटे बेटे और बहू की, तो वहाँ पे उनकी जन्मपत्री मिल नहीं रही है। और कुछ जो जन्मपत्री देखते पंडित उनके कहने के अनुसार आगे जाके ये रिश्ता बहुत ख़राब होने वाला है, इनफैक्ट झगड़ा होने वाला है। जहाँ पे रौक्तिक अपनी माँ को ये कहता है कि कुछ भी हो जाए मैं उससे ही शादी करना चाहता हूँ, पर यहाँ पे वो मना कर देती है। और उसी टाइम में हम यहाँ पे नंदिनी के पेरेंट्स को देख पाते हैं जो अपनी बेटी के लिए गहना खरीदने के लिए मॉल में गए होते हैं। और वहीं पर ही रौक्तिक की माँ का फ़ोन आता है उनको, संपूर्णा की सास का, और वो इस शादी के लिए मना कर देते हैं। जहाँ पे फ़ोन नंदिनी के पापा उठाए थे और वो इस चीज़ को सुन के सहम जाते हैं। उसी टाइम में हम यहाँ पे रौक्तिक को देख पाते हैं जो ऑफिस बिना खाए जा रहा होता है और अपनी भाभी को ये कहता है कि भाभी मुझे शादी करनी है तो नंदिनी से करनी है और मैं किसी से शादी नहीं करूँगा। और ये कहते हुए गुस्से से वो घर से निकल जाता है टिफ़िन लेके, जिसको देख के जो संपूर्णा होती है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और वो सोचते हैं कि ऐसे कुछ करूँ जहाँ पर ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो सके। अब इधर संपूर्णा ये सुन के अपने पति प्रद्युम्न से बात करती है अपने देवर की शादी के बारे में, जहाँ पे उनके हस्बैंड ये कहते हैं कि देखो माँ को कैसे मनाना ये तुम बहुत बेहतर तरीके से जानती हो। जिसको सुन के संपूर्णा खुश हो जाती है क्योंकि उसको पता था कि उसकी सास को वो कैसे मना सकती है। उसके बाद वो एक कॉफ़ी शॉप में जाकर अपनी जो देवरानी है नंदिनी उनको फ़ोन करके बुलाती है। फिर नंदिनी जब आती है तो संपूर्णा उसके हाथ की एक चूड़ी मांगती है ताकि वो उसी चूड़ी के साइज का उसका गहना मंगा सके। जिसको सुन के नंदिनी थोड़ी सी घबरा जाती है, कहती भाभी शादी तो ऑलरेडी टूट चुकी है ना, मम्मी जी ने मना कर दिया है। पर यहाँ पे जो उसकी जेठानी होती है बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है और तुम टेंशन मत लो, ये शादी होके रहेगी। जिसको सुन के नंदिनी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि 1 साल से उसका और उसके बॉयफ्रेंड के बीच का रिलेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और वो दोनों चाहते थे एक्चुअली एक दूसरे से शादी करना, और ये सपना कहीं ना कहीं अभी पूरा हो रहा था, जिसको देख के वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है।
यहाँ पे संपूर्णा घर आती है और सबसे पहले अपनी सास को कहती है, महेश शास्त्री नाम के एक जाने माने जो पंडित हैं उनको मैंने इन दोनों का जन्म पत्री दिखाया, जहाँ पे उन्होंने कहा कि एक छोटी सी पूजा करने से ये जन्म पत्री में जो दोष है वो कट जाएगा, जिसको सुन के उनकी सास भी खुश होती है क्योंकि वो बहुत ही अच्छे पंडित थे। अब ये शादी जैसे तैसे करके बहुत जल्द से जल्द संपूर्ण होती है, जिस तरह से जिस डेट पर ये फिक्स की गई थी। अब इसके बाद शादी संपूर्ण होता है और हमें फिर से वही पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वेब सीरीज़ की शुरुआत में हमने देखा था। छत के ऊपर जब नंदिनी को उसकी जेठानी पूछ रही थी, तुम क्या हुआ, तुम यहाँ पे क्यों हो, तो नंदिनी कुछ बोल नहीं पाती है और सहमी आंखों में सिर्फ रोकतिक रोकतिक करके रोने लगती है। जहाँ पे उसकी भाभी को ये समझ में तो आ गया था कोई हो ना हो उसके देवर ने ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से इतना अपसेट है, या फिर हो सकता है कि पहली रात है, अब देवर ने ऐसा कुछ किया होगा जिसमें मतलब जो नंदिनी है वो घबरा गई होगी और पहली बार होने की वजह से थोड़ी सी मतलब अनकंफर्टेबल भी फील कर रही होगी, जहाँ पे उसको समझा के उसके कमरे में भेज देती है सोने के लिए। एज अ व्यूअर्स हमें यहाँ पे बताया जाता है कि नंदिनी के साथ उस रात रक्तिक ने बहुत ही बेरहमी से व्यवहार किया था। मतलब एक वाइफ जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है उस टाइम में वो उसको अपनी वाइफ नहीं समझ के एक भोग विलास की चीज़ समझ के उसके ऊपर टूट पड़ा था, एक हैवान, एक जानवर के जैसे, जहाँ पे बस उसको अपना भोग विलास ख़त्म करना था और कुछ नहीं। और इसी सब चीज़ों की वजह से नंदिनी ट्रॉमा में चली गई थी क्योंकि उसने कभी एक्सपेक्टेशन नहीं किया था, जो चीज़ें उसने सोची थी या इमेजिन की थी उससे काफ़ी ख़तरनाक थी। और इस ब्रूटल चीज़ को देख के वो काफ़ी ज़्यादा सहम जाती है और चुप हो जाती है और ये सारी चीज़ें हमें एज अ व्यूअर्स दिखाया जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम यहाँ पे नंदिनी को देख पाते हैं जो अपने हनीमून के लिए बैग पैक कर रही होती है और वहीं पे रौक्तिक भी होता है। जब रौक्तिक उससे बात करने आता है तो नंदिनी को हम एज अ व्यूअर्स देख पाते हैं वो बिल्कुल सहम जाती है और घबरा जाती है जैसे कोई अनजान आदमी हो, वो इतना ज़्यादा डरने लगी थी। उसी टाइम उसकी भाभी रूम में एंट्री करती है और रौक्तिक को कहती है कि तुम रूम से थोड़ा देर के लिए बाहर जाओ, और वहाँ पर नंदिनी को उसकी भाभी एक नाइटी देती है जहाँ पे वो उसको हनीमून में पहनने के लिए बोलती है और कहती है कि तुम रात मतलब तुम आप हनीमून पे जाके मस्ती करना, और ये कहते हुए वहाँ से चली जाती है। उसके बाद रौक्तिक और नंदिनी दोनों एक बड़े से होटल में जाते हैं जहाँ पे 5 स्टार होटल में ऑलरेडी रौक्तिक ने उसके लिए हनीमून प्लान किया था। वहाँ पे जाने के बाद जो भाभी ने नाइटी दिया था वही नाइटी पहन के यहाँ पे रौक्तिक के सामने नंदिनी आती है, जिसको देख के रौक्तिक काफ़ी प्यारा व्यवहार करने लगता है उसके साथ, लाइक उसके साथ बातें करता है, उसके साथ थोड़ा सा अच्छे से नॉर्मली बिहेव करता है, जिसको देख के नंदिनी को लगता है कि शायद पहली बार में वो कुछ ज़्यादा ये हो गया था, एग्रेसिव हो गया था, तो शायद अब सब कुछ ठीक है। बट उसका ऐसा सोचना बहुत ही गलत था क्योंकि थोड़ी देर के अंदर ही रौक्तिक का वही जानवर, वही हैवानियत उसके सामने टूट पड़ता है और जिसके शिकार फिर से नंदिनी होती है। और वो इतना ज़्यादा रूड और उतना ज़्यादा उसके साथ हिंसा टाइप का चीज़ करता, लेकिन उसको काटना, उसको मतलब इतना नॉर्मल चीज़ें करता ना उसके साथ, अब नॉर्मल चीज़ें, कि वो पैनिक हो जाती है और कमरे से भाग जाती है। रात को सब यहाँ पे सब कोई सो रहे होते हैं, संपूर्णा सो रही होती है। उसी टाइम में संपूर्णा के पति के फ़ोन में रौक्तिक का कॉल आता है जहाँ पे वो बताता है कि नंदिनी रूम में नहीं है, रूम से गायब हो गई है। जिसको सुनते ही यहाँ पे जो उसकी भाभी थी फ़ोन छीन के बोलती है कि एक काम करो, तुम छत पे जाके देखो, नंदिनी वहाँ पे हो सकती है, क्योंकि उसको याद है कि फर्स्ट नाइट को भी उसने वैसे ही छत के ऊपर जाके अकेले चुपचाप खड़ी हो गई थी। जहाँ पे रौक्तिक एक उस होटल के वॉचमैन को लेकर छत पे जाता है, टेरेस पे, और वहाँ पे जाके देखता है तो एक कोने में चुपके से नंदिनी सिसक के बैठी हुई है, चुपके से, और रोए जा रही सिसक सिसक के, जिसको ला के वो होटल से रूम में रखता है और उसको रिलैक्स फील करवाता है। नेक्स्ट डे यहाँ पे रौक्तिक और जो उसकी वाइफ होती है वो घर पे आते हैं, पर यहाँ पे संपूर्णा के सास ससुर और संपूर्णा सब उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। यहाँ पे संपूर्णा की सास पहले से ही उसको कह रही होती है कि मुझे छोटी बहू की आदतें अच्छी नहीं लग रही है, शादी के मंडप से मतलब ऐसा चुपचाप रहना, शादी के दूसरे दिन से किसी से बातचीत नहीं करना, गुमसुम रहना, मुँह सुखा के घूमना, मुझे ये सब आदतें पसंद नहीं है। नई नवेली दुल्हन आई है और ऐसा कैसा व्यवहार है, जिसके बाद उससे कोई ठीक से बात भी नहीं करता। पर यहाँ पे जो नंदिनी की भाभी होती है संपूर्णा, वो आती है, उसको कमरे में लेके जाती है और उससे प्यार से पूछती है
कि तू मेरी छोटी बहन जैसी है, तेरे साथ हो क्या रहा है बाबू, तू मुझे बता, मैं एटलीस्ट मैं समझूंगी। जहाँ पे नंदिनी पहली बार अपना वो दर्द, अपनी वो घाव, अपने वो ज़ख्म जो उसके पति ने उसको लाइक एक हैवानियत के हिसाब से दिए थे वो दिखाती है। जहाँ पे उसके बदन में हर एक जगह काटने के, दांतों के निशान होते हैं, उसको जैसे कोई टॉर्चर किया हुआ, नीला पड़ा हुआ उसका पूरा बदन दिखाती है वो, और फूट फूट के अपनी भाभी के सामने रोती है, जिसको देख के संपूर्णा का खुद का ऐसे बोलते ना बदन मतलब जान निकलने सब हो जाता है। उसके पैरों के से ज़मीन खिसक जाती है कि जो देवर मेरे साथ इतना अच्छा प्यारा व्यवहार करता है, उसके अंदर ये हैवानियत वाला जानवर रूप है, वो इस चीज़ को कभी मतलब यकीन नहीं कर पाती है, जिसको देख के वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब संपूर्णा के दिमाग में ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा चल रही थी कि वो दिन भर उस नंदिनी के ऊपर होने वाले हर एक अत्याचार को सोच रही थी और कहीं ना कहीं उसके दर्द को वो फील कर पा रही थी। जब रात के समय उनके हस्बैंड घर पे आते हैं संपूर्णा के, तो वो अपने पति को नंदिनी और उसके देवर के बारे में सारी बातें बताती है, जहाँ पे उनके हस्बैंड ये कहते हैं कि देखो वो पति पत्नी के बीच का मामला है, तो बेटर होगा हम दोनों उस पर ना पड़े। और सेकेंड थिंग, वो लोग कुछ दिन के बाद अपने नए फ्लैट में चले जाएंगे, उसके बाद तो शायद उनके बीच में क्या हो रहा है हमें खबर तक नहीं मिलेगी, तो बेहतर होगा कि हम दोनों इस चीज़ों से दूर रहें। और ये कहते हुए उनको उनके पर्सनल मैटर से दूर रहने के लिए बोल के चले जाते हैं, जिसको सुन के संपूर्णा ये कहती है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है वो मैं समझ लूँगी और आपको उतना सोचना नहीं चाहिए। जहाँ पे संपूर्णा को ये यकीन हो गया था कि कुछ भी हो उसका पति उसका सपोर्ट तो नहीं लेने वाला है, और ये कहते हुए वो उस कमरे से निकल जाती है। उसी दिन शाम को संपूर्णा की सास आके संपूर्णा को ये कहती है कि हर बार की तरह तुम्हें इस बार भी मैके जाना होगा, तुम्हारे मैके में सत्यनारायण जी की बहुत बड़ी पूजा है और तुम्हारी मम्मी का तबीयत भी ठीक नहीं है, और यहाँ पे तो छोटी बहू है वो घर संभाल लेगी, तो तुम बेफिक्र होकर जा सकती हो। जहाँ पे संपूर्णा ये कहती है कि नहीं मम्मी जी, मैं सोच रही हूँ मैं इस बार घर ना जाऊँ, क्योंकि जो नंदिनी है उसकी तबीयत ठीक नहीं है, और कहीं ना कहीं संपूर्णा उसको अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसको पता था कि इस घर में अगर कोई उसका सुन रहा है तो शायद वही है जो उसको सपोर्ट कर रही है। आई डोंट थिंक कि उसकी सास ये चीज़ें समझ पाएगी, जहाँ पे इनडायरेक्टली वो अपनी सास को ये बताने के बारे में कोशिश करती है, इशारों से या फिर कुछ बातें घुमा के समझाने की कोशिश करती है, पर उसकी सास कहती है कि ये तो बहुत गलत बात है। एक अच्छे घर की लड़की कभी भी अपने चार कमरों के बीच में चार दीवारों के बीच में पति के साथ जो रिश्ते होते हैं उसके बारे में किसी को बोलती नहीं है, और इसमें भी वो यहाँ पे उसकी छोटी बहू का गलती निकाल के वहाँ से चली जाती है, और साथ ही साथ बड़ी बहू को डांटती भी है कि तुम इन दोनों के बीच में घुसो मत, क्योंकि वो पति पत्नी का बीच का बात है और तुम अपने देवर के बारे में से सोच कैसे सकती हो। तो उसको वहाँ पर वो गाली दे के या गुस्सा करके चली जाती है। इधर हमें सीन शिफ्ट किया जाता है नंदिनी के ऊपर, जहाँ पे नंदिनी अपने पेरेंट्स से बात कर रही होती है। नंदिनी जितनी भोली भाली एंड मासूम सी दिखती है ना, उसके पेरेंट्स भी बिल्कुल उस टाइप के ही थे। अब वहाँ पे वो अपने पेरेंट्स को इन सब के बारे में बताती तो नहीं है, चुपचाप रहती है, क्योंकि कोई लड़की क्या ही बताएगी कि उसका पति उसके साथ क्या कर रहा है, और आई डोंट थिंक कि ये बातें सबको बताने जैसी भी थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर घुट रही थी। और उसी टाइम में रोकतिन अचानक से रूम में घुसता है, जहाँ पे नंदिनी फ़ोन कट करती है। रोकतिन आता है, नंदिनी के पास बैठता है, पैरों के पास, उसको चॉकलेट देता है और उससे ये कहता है कि जो भी मैंने अभी तक किया है उन सब के लिए मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ कि मेरा बिहेवियर तुम्हारे साथ बिल्कुल सही नहीं था, तो हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। जहाँ पर नंदिनी को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि शायद ये बदल रहा है या फिर इसके बिहेवियर चेंज हो रहे हैं। देखो 1 साल से तो वो भी रिलेशन में थी, तो उसको लगता है कि हाँ हो सकता है कि इसका प्यार अभी उसे आ रहा होगा। जिसके बाद नंदिनी थोड़ा सा खुश होती है, उसको माफ़ कर देती है और तुरंत अपनी जेठानी के पास जाके बोलती है कि दीदी हम लोग के बीच में सब कुछ ठीक हो गया, आप बिल्कुल परेशान मत होइए और आप बेफिक्र होकर अपने मैके जाइए, क्योंकि अब यहाँ पे सब कुछ ठीक है। रोकतिन भी उसके साथ जो बातें की वो माफ़ी मांगी, तो वो अपनी जेठानी को आके वो सारी बातें बोलती है, जिसको सुन के यहाँ पर संपूर्णा भी काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील करती है कि हाँ चलो ठीक है, अब सब कुछ नॉर्मल है। कुछ दिन के अंदर नंदिनी और रोकतिक दोनों के दोनों अपने नए फ्लैट में चले जाते हैं। यहाँ पे नंदिनी भी काफ़ी ज़्यादा खुश थी, क्योंकि उसके हस्बैंड का व्यवहार उसके साथ काफ़ी नॉर्मल था। वो बहुत ही नॉर्मल प्यारा सा व्यवहार करता था उसके साथ, जैसे उसने सोचा था ऐसा हस्बैंड वाइफ का रिलेशन में। एंड कुछ दिन के अंदर ही जब सब कुछ अच्छा चल ही रहा होता है, एक दिन यहाँ पे जो संपूर्णा की सास है वो दरवाज़ा आधी रात को पीटती है और जोर से चिल्ला के रोती है कि मेरी छोटी बहू को क्या हो गया, नंदिनी को क्या हो गया। नंदिनी यहाँ पे बहुत ही मतलब ऐसे हालत में गिरी हुई थी, हॉस्पिटल में थी, जहाँ पे उसको चोट लग गया था।
जहाँ पे रॉकटिन सबको ये बताता है कि नंदिनी जो है वो बाथरूम में जा रही थी और उसका पैर फिसलने की वजह से वो गिर गई और उसको हॉस्पिटल एडमिट कर दिया गया है, जिसको सुन के संपूर्णा काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और उसको उसके फर्स्ट नाइट में जो चीज़ें उसने देखी थी वही सीन याद आ रहा था और वो तुरंत हॉस्पिटल जाती है अपने हस्बैंड के साथ। सास, हस्बैंड, ससुर सब जाते हैं वहाँ पे। संपूर्णा हॉस्पिटल जाके नंदिनी को देखती है तो उसको उस बेचारे पे इतना दया आता है ना। वो बेचारी के आंखों में चोट लगी थी, गर्दन में काटने के निशान थे, पूरे बॉडी में जैसे किसी ने अपनी हैवानियत का चरम सीमा क्रॉस कर दिया था, इस तरह के निशान थे। अब उसको देख के संपूर्णा तो समझ गई थी कि क्या हुआ है। जैसे कि उसकी भाभी को आते हुए यहाँ पे रॉकटिन देखता है तो वो हॉस्पिटल से किसी काम का बहाना करके जा रहा होता है और वहीं पर उसका पीछा करते हुए रॉकटिन उसके पीछे जाती है और ये कहती है, और यहाँ पे रॉकटिन को रोक के कहती है कि तुम सच बताओ नंदिनी के साथ क्या हुआ है, और उसको बहुत ही रूडली बोलती है सामने, फेस टू फेस इस बार। तो रॉकटिन घबराते हुए कहता है कि नहीं भाभी, यहाँ पे तो नंदिनी बाथरूम में गिर गई और कुछ नहीं, और ये कहते हुए वो वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हॉस्पिटल में नंदिनी बेहोशी के हालत में कुछ गुनगुना रही थी, कुछ बोल रही थी बुट करके। जब डॉक्टर उसके करीब जाके उसकी बातें सुनने की कोशिश करते हैं तो वो बार बार ये कहते हैं कि रॉकटिन प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे जाने दो, रॉकटिन प्लीज़ मैं हाथ जोड़ रही हूँ, मुझे माफ़ करो, मुझे जाने दो मुझे यहाँ से। अब इस चीज़ को सुन के डॉक्टर को यकीन हो गया था कि कुछ ना कुछ इसके साथ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आज लड़की की हालत यही है, और ये देखते हुए डॉक्टर यहाँ पे पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए निकल जाते हैं। इसी बीच में हम यहाँ पे नंदिनी के पेरेंट्स को देख पाते हैं जो हॉस्पिटल आते हैं, और जहाँ पे रॉकटिन ने उनके पेरेंट्स को भी सेम चीज़ बताई थी कि उनकी बेटी जो बाथरूम में गिरने की वजह से उसकी चोट लग गई है। अब इस चीज़ को सुनने के बाद नंदिनी के जो पेरेंट्स हैं वो भी काफ़ी अपसेट होते हैं। उसी टाइम में डॉक्टर आके कहते हैं कि नंदिनी का बहुत ज़्यादा खून बह गया है और इसी बीच में उससे सिर्फ एक ही आदमी मिल सकता है, उसको थोड़ा सा होश तो आया बट वो बहुत कमज़ोर है। जहाँ पे नंदिनी से मिलने के लिए उसका हस्बैंड जाने वाला होता है, पर उसी टाइम में जब भाभी जाती है, भाभी जो संपूर्णा होती है, वो कहती है मैं मिलूंगी, और ये कहते हुए वो अंदर जाती है, जहाँ पे नंदिनी उसको देखते ही इतना फूट के रोती है और उसके साथ जो चीज़ें हुई वो उसको अपनी भाभी को देखते ही बोलने लग जाती कि भाभी मेरे साथ उस मतलब कुछ दिनों तक तो सब कुछ सही था, पर उसके बाद फिर से रॉकटिन अपनी असलियत दिखाने लगी और मेरे साथ इतना जोर ज़बरदस्ती इतनी ब्रूटल तरीके से चीज़ें करने लगा कि मैं उससे बच के भागते भागते मैं गिर गई और मेरे को ये चोट लगा। जहाँ पे संपूर्णा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है और ये कहते हुए नंदिनी बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। अब ये कहते हुए यहाँ पे नंदिनी को रिलैक्स कराती है और सुला देती है, क्योंकि ऑलरेडी उसके बदन से खून इतना बह गया था कि वो बहुत कमज़ोर थी। जैसे वो हॉस्पिटल के रूम से बाहर निकलती है, यहाँ पे जो उसका देवर था वो बाहर खड़ा होकर सारी बातें सुन लेता है और उससे भाभी से कुछ कहने जाने वाला ही था। उसी वक्त एक लेडीज़ पुलिस ऑफिसर वहाँ पर हॉस्पिटल में एंट्री करती है, जहाँ पर वो पूछताछ करती है, जहाँ पर नंदिनी की जो सास होती है वो कहती है कि नंदिनी तो पागल है, उसने तो दवाई ववाई खाना शुरू कर दिया था, उसका मेंटली हालत सही नहीं है, और ये सारी बातें बताते हुए वो चीज़ें ऐसे डिफेंड करी थी जैसे कि उसका जो बेटा है वो बहुत ही मतलब जो मतलब बहुत ही नॉर्मल आदमी है, बहुत ही मासूम किस्म का बंदा है, इस टाइप का वो डिपेंड करने लग गई थी। जहाँ पे पुलिस ऑफिसर ये सारी चीज़ सुन के वहाँ पे नंदिनी का बयान लेना चाहते थे, पर डॉक्टर मना करते क्योंकि अभी वो बहुत कमज़ोर है। तो वो कहते ठीक है मैं कल मॉर्निंग में आती हूँ एंड जो पेशेंट है उनका बयान लेके जाऊँगी। अब इसको सुनकर उसकी सास पूछती है कि आपको यहाँ पे आने का इन्फॉर्मेशन किसने दिया, जहाँ पे वो पुलिस ऑफिसर ये कहती है कि मुझे हॉस्पिटल से कॉल आया था, लड़की के शरीर में ऐसे चोट है जैसा लग रहा है कि घरेलू हिंसा उसके साथ हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे आए हैं। जिसको सुन के यहाँ पे उसकी सास कहती नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो तो ऐसे ही बस नॉर्मल है, और ये कहते हुए पुलिस ऑफिसर वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर हम संपूर्णा को देख पाते हैं जो पुलिस ऑफिसर के पीछे पीछे जाके उनको सारी बातें बताती है। जहाँ पे पुलिस ऑफिसर जो थी, लेडीज़ जो थी, वो कहती कि देखो हम आपका केस ले भी लें, पर ये क्या गारंटी दे सकते हैं कि जो नंदिनी है वो इस केस को आगे बढ़ाना चाहती है, अगर वो रिपोर्ट लिखाएगी नहीं तो आप और मैं क्या ही कर लेंगे। क्योंकि इस केसेस में हमने बहुत टाइम ऐसा देखा है कि बहुएं अपनी ससुराल के खिलाफ केस करती हैं, पर फिर ससुराल के दबाव की वजह से अपने केस रिटर्न भी ले लेती हैं। हमने बहुत सारे केस मुंह के ऊपर डिनाई होते हुए देखा है। तो पहले आप अपने पेशेंट को ये कंफर्म करवाइए, उनको समझाइए नंदिनी को कि वो केस फाइल करे, तो हम आगे आपकी मदद कर सकते हैं। और ये कहते हुए वो संपूर्णा के पास वहाँ से जाती हैं। इधर हम संपूर्णा की सास, ससुर और उनके हस्बैंड को देख पाते हैं जो घर पे यहाँ पे संपूर्णा का इंतजार कर रहे थे। जहाँ पे उनकी सास कहती संपूर्णा गई कहाँ, क्योंकि वो तो हॉस्पिटल से बहुत पहले निकल गई थी और यहाँ पे उसने बता के आया था कि मैं घर जा रही हूँ, तो वो है कहाँ। जहाँ पे संपूर्णा जैसे ही घर आती है तो उसकी सास उस पर चिल्लाने लग जाती है।
पुनः गुस्से से घर आती है और अपनी सास को ये कहती है कि मैं पुलिस वालों से बात कर रही थी, और साथ ही साथ वो अपने देवर पे सबको नज़र रखने के लिए भी कहती है। जब ये बात सब कोई सुनते हैं घर पे, स्पेशली संपूर्णा की सास, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होकर कहती है कि तुम मेरे बेटे के बारे में ऐसे बोल कैसे सकती हो, और अगर तुम्हें ऐसे मुँहखोरी बातें करनी है तो तुम इस घर से निकल जाओ, क्योंकि तुम इस घर की कोई भी नहीं हो। और ये कहते हुए उसके ऊपर सब चिल्लाने लगते हैं। उसी टाइम में संपूर्णा के जो हस्बैंड थे वो संपूर्णा को कमरे में ले जाते हैं उसको समझाने के लिए। उसी टाइम में नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम यहाँ पे रॉक्ति को देख पाते हैं, जो पुलिस के आने से पहले ही यहाँ पे नंदिनी के पास आता है, जहाँ पे उसको प्यार से वार्न करके समझाता है कि तुम ये सारी बातें किसी को नहीं बताओगे, तुम सिर्फ ये बताओगे कि तुम बाथरूम में गिर गई थी, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम जानती हो कि तुम्हारा हस्बैंड मैं क्या करूँगा, और उसको डरा के वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद पुलिस वाले वहाँ पे आती हैं उनका रिपोर्ट लेने के लिए, उनका जो बयान लेने के लिए। बट यहाँ पे नंदिनी बिल्कुल सेम चीज़ बताती है जैसे उसके हस्बैंड ने उसको बोल के गया था। अब इस चीज़ को सुन के पुलिस वाली सबसे पहले यहाँ पे संपूर्णा को कॉल लगाती है और कहती है कि देखो ये इन्होंने अपना केस तो फाइल ही नहीं किया, ये कह रही कि बाथरूम से गिर गई थी, तो आप और मैं यहाँ पे क्या कर सकते हैं। जहाँ पे संपूर्णा उसको फ़ोन में नंदिनी को सारी चीज़ें समझाती है कि देखो ये नर्क वाली ज़िंदगी से तुम निकलो, जो तुम्हारे साथ हो रहा है ये आगे जाके कब तक नहीं होगा, तुम कब तक बचोगी, क्योंकि वो पति है और वो तुम्हारा हस्बैंड, तुम उससे कहीं भाग नहीं सकती हो, तो इस सब चीज़ों से तुम दूर हटो। और ये कहते हुए वो नंदिनी को समझाती है। इसके बाद नंदिनी बयान देने के लिए तैयार हो जाती है। शाम के समय हम देख पा रहे होते हैं कि नंदिनी की जो सास होती हैं वो घर पे चाय बना रही होती है, जहाँ पे अपने दोनों बेटों को चाय के लिए बुलाई होती है। जब दोनों बेटे चाय पीने के लिए आते हैं उसी वक्त पुलिस की एंट्री होती है और यहाँ पे वो नंदिनी के हस्बैंड को उठा के ले जाते हैं, जहाँ पे उनको पता चलता है कि नंदिनी ने केस फाइल किया है जहाँ पे उसके साथ घरेलू हिंसा होता था, उसके हस्बैंड करते थे। अब इस चीज़ को सुन के उनकी सास काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है और सीधा नंदिनी के पेरेंट्स के पास जाती है, जहाँ पे वो मासूम आदमी गरीब जो मतलब सीधे साधे हैं उनको वार्न करती है कि अगर ये केस फाइल हुआ तो हम आपकी बेटी को छोड़ देंगे, और समाज के डर से उसके माँ बाप जाके नंदिनी के जो माँ बाप होते हैं वो उस लड़की को समझाते कि तू केस ले ले बाबू, हम लोग का तो किस्मत है कि हम लोग इतने अच्छे बड़े घर में तेरा शादी करा पाए, अब तू ऐसी चीज़ें करेगी तो हम लोग समाज में मुंह नहीं दिखा पाएंगे, तेरे पापा ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग मुझे तो समझ में नहीं आता, पेरेंट्स जो बच्चों को इतने प्यार से मतलब बड़ा करते हैं, पालते हैं, उनको सब खुशी देने की कोशिश करते हैं, तो वो खुशी क्यों नहीं दे सकते जब उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है अपने माँ बाप का। एक लड़की जब उस सिचुएशन में जा रही होती है कि उसको नहीं सहन हो रहा होता है, तो उसी टाइम में माँ बाप कहते हैं नहीं नहीं हमें तो समाज का देखना है, तुम समाज के बारे में सोचो। मैं सारे पेरेंट्स के बारे में नहीं कह रही हूँ, बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो सपोर्ट करते हैं अपने बच्चों को, पर कुछ पेरेंट्स अभी भी ऐसे हैं जो समाज के डर से अपने बच्चों को साथ देना छोड़ देते हैं। अभी रिसेंटली शायद आप लोगों ने एक केस भी सुना होगा। खैर टॉपिक पे आते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे नंदिनी पुलिस से जाकर अपना जो केस फाइल करती है वो रिटर्न ले लेती है अपने माँ बाप के दबाव में आके। यहाँ पे संपूर्णा को पुलिस फ़ोन करके बताती है कि आपकी जो देवरानी है उन्होंने अपना केस फाइल रिटर्न ले लिया है, जिसको सुन के संपूर्णा काफ़ी ज़्यादा टूट जाती है। इधर हम नंदिनी को देख पाते हैं जो कुछ टाइम के लिए अपने पेरेंट्स के साथ उनके घर चली जाती है रहने के लिए। इधर संपूर्णा अपनी दोस्त स्मिता को जाके सारी बातें बताती है और बहुत ज़्यादा अपसेट होती है, जहाँ पे स्मिता कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी पूरी तरह से मदद करूँगी। और एज अ व्यूअर्स हम समझ पाते हैं जो स्मिता होती है वो एक NGO चलाती है ऐसी ही लेडीज़ को लेकर जो इन सब चीज़ों में उनका साथ देते हैं। यहाँ पे संपूर्णा जब घर रात को रिटर्न आती है तो उसके सास, देवर, उसके पति सब उस पर चिल्लाने लगते हैं। यहाँ पे उसकी सास कहती है कि तुम्हें अगर यही सब करना है तो तुम इस घर से निकल जाओ, ऑलरेडी नंदिनी ने केस रिटर्न ले लिया है और तुम ही उसको उकसा रही हो, हमारा घर तोड़ने की कोशिश मत करो। क्योंकि ऑलरेडी जब यहाँ पे उसके छोटे बेटे को पुलिस लेके गई थी तो समाज में उन लोग का बहुत इंसल्ट हुआ था, क्योंकि एक पुलिस लेके जाना और हैरेसमेंट का केस होना इन सब की वजह से उनकी बहुत बदनामी हो गई थी। जो सब चीज़ों का जिम्मेदार वो संपूर्णा को समझती थी, क्योंकि उनको लगता था कि उनका बेटा अगर उसकी बहू के साथ कुछ गलत कर भी रहा है तो वो गलत नहीं है, उसका हक है, क्योंकि वो शादी किया है, दैट्स इट। उनका मीनिंग तो वही था, मेरे को जितना लगा। उसके बाद यहाँ पे संपूर्णा बहुत ज़्यादा अपसेट होती है और सबको कहती है कि
समझाने की कोशिश करती है। इनफैक्ट वो अपने हस्बैंड को भी यहाँ पे मनाने की कोशिश करती है, पर उसका हस्बैंड कहता है कि अगर तुम्हें ये सब करना है तो तुम ये भूल जाना कि मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम इस घर से निकल जाना। जहाँ पे संपूर्णा कहती है ठीक है, मैं इस घर से निकल जाऊँगी, मेरे इस घर से कोई नेता नहीं है। और ये कहते हुए वो उस घर से निकल जाती है। वो सीधा जाती है नंदिनी के घर पर। नंदिनी के पेरेंट्स उसके दरवाज़ा खोलते हैं और नंदिनी से वो बैठ के बात करने की कोशिश करती है। बट उसी टाइम में नंदिनी की माँ आके उसको कहती है कि बेटा उसको रेस्ट करने दो, तुम जाओ, अभी तुमसे ज़्यादा बातचीत अभी सही नहीं होगा। क्योंकि संपूर्णा को यह समझ में तो आ गया था कि एक्चुअल में नंदिनी की माँ नहीं चाहती कि संपूर्णा वहाँ पे बैठ के बात करे, क्योंकि नंदिनी की माँ को लग रहा था कि अब उसके माइंड का जो मतलब संपूर्णा जो है वो उसकी बेटी का घर तोड़ने की कोशिश कर रही है। अब इस चीज़ को समझते हुए संपूर्णा वहाँ से निकल के चली जाती है। टाइम के बाद नंदिनी का जन्मदिन आता है, जहाँ पे नंदिनी की सास उसके लिए कुछ मिठाई बना के भेजती है और साथ में रौक्तिक उसको एक होटल में ले जाता है, रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए। जहाँ पे नंदिनी और रौक्तिक दोनों खाना खा रहे होते हैं तो नंदिनी वॉशरूम का बहाना करके आती है। वॉशरूम में वो जब दरवाज़ा खोलती है तो वो खुद शौक में चली जाती है, क्योंकि वहाँ पे संपूर्णा और उसकी सहेली स्मिता खड़ी होते हैं, जहाँ पे वो दोनों उसको समझाती हैं और उसको अपने साथ लेके जाने के लिए कहती है। पर थोड़ी सी नंदिनी हिचकिचाती है, क्योंकि बिना रौक्तिक को पता है वो होटल से अचानक से गायब कैसे हो सकती है। जहाँ पे नंदिनी उसको बहुत मतलब जो स्मिता और उसकी जेठानी होती है उसको समझाती हैं और उसको अपने साथ लेके जाती है। इधर हम रौक्तिक को देख पाते हैं जो काफ़ी तो परेशान हो गया था, क्योंकि होटल में से उसकी बीवी गायब हो गई थी। अब इसको देख के वो पेरेंट्स को सीधा फ़ोन करता है, मतलब जो नंदिनी के पेरेंट्स को और खुद के माँ बाप को। वहाँ पर संपूर्णा और स्मिता नंदिनी को लेके रौक्तिक की पहली पूर्व एक्स गर्लफ्रेंड से मिलाते हैं, ठीक है। और वहाँ पे वो रिवील करती है कि मैं और रौक्तिक बहुत साल रिलेशनशिप में थे और वो मेरे साथ मारता था, पीटता था, मेरे को हैरेस करता था, एंड वो सारी चीज़ें जो अभी नंदिनी के साथ हो रही है वो सारी चीज़ें उसको बताती है। और इसी चक्कर में उससे वो छोड़ दी थी। और ये कहते हुए फूट फूट के रोने लगती है, जिसको सुनने के बाद नंदिनी को यकीन हो जाता है कि एक्चुअल में वो जिस इंसान को सोच रही थी कि वो तो सुधर जाएगा या फिर वो उसके साथ आगे जाके सारी चीज़ें सही कर सकती है, उसकी तो कोई उम्मीद ही नहीं है, क्योंकि उसका रवैया ही वही है, वो आदत ही वही लेके चल रहा है। वो एक जानवर, एक हैवान है जिसको सुधारा नहीं जा सकता। अब इसको देख के वो काफ़ी ज़्यादा फूट फूट के रोने लगती है और फिर सोचते कि मैं दोबारा ये केस को फाइल करूँगी और इस ज़िंदगी से मतलब नर्क वाली ज़िंदगी से आगे निकल के जाऊँगी। पे रौक्तिक अपने घर में आता है और अपने सब माँ बाप और भाई के सामने कहता है कि नंदिनी कहाँ चली गई, मुझे नहीं पता कुछ भी। और उसी टाइम में हम यहाँ पे संपूर्णा और नंदिनी को दोनों एक साथ को घर पे आते हुए देखते हैं, जिसके सामने ही रौक्तिक यहाँ पे नंदिनी को कमरे में लेके जाके बात करने की कोशिश करता है, पर पहली बार नंदिनी उसको जाने के लिए मना करती है और वो सारे घर वालों के सामने वो सारी चीज़ें खोल के बताती है जो अब तक रौक्तिक ने उसके साथ किया था, जिसको सुन के उसके जेठ और उसकी सास दोनों के दोनों चिल्लाने लगते हैं कि ये क्या बेहुदा बातें कर रही हो तुम, एक परिवार के बीच में खड़े होकर तुम पति पत्नी के बीच में क्या चीज़ें हो रही है, तुम ये सब नहीं बोल सकती हो, तो तुम्हारे अंदर शर्म हया कुछ है या नहीं। तो ऐसे करके बहुत सारे टॉर्चर करते हैं, मतलब गाली गलौज टाइप की बातें होती हैं, जहाँ पे नंदिनी कहती है कि नहीं अब मैं चुप नहीं रहूँगी और मैं ये केस फाइल करके रहूँगी। जिसको सुनने के बाद यहाँ पे नंदिनी की जो सास होती है वो हाथ जोड़ती है कि नहीं नहीं बहू, ये क्या केस वेस की क्या बातें आ जा रही हो तुम ऑलरेडी तो सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका था, तुम तो केस रिटर्न ले चुकी थी। जहाँ पे संपूर्णा के हाथ जोड़ के कहती है कि देखो बहू तुम तो बेटी हो इस घर की, तो तुम भी समझो और तुम अपनी मतलब जो बहू है नहीं बहू उसको भी समझाओ। जहाँ पे संपूर्णा कहती है कि मैं तो इस घर की कोई नहीं थी ना, कुछ टाइम पहले तो आपने मुझे इस घर से निकाल दिया था, तो अब क्या बात, कौन सा केस, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। और ये कहते हुए वो केस फाइल कर देगी बोल के कह के उस घर से निकलने लगती है। पर जाने से पहले वो अपने पति की तरफ एक उम्मीद भरी आंखों से देखती है, जहाँ पे उसके हस्बैंड को ये रियलाइज़ हो जाता है कि उसकी पत्नी गलत नहीं है, तो वो उसको आंखों से इशारा करता है कि तुम जाओ मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब इस चीज़ को देखे जैसे कि संपूर्णा के अंदर कोई अलग ही आत्मविश्वास हो जाता है और वो नंदिनी को लेके केस फाइल करने के लिए सीधा पुलिस स्टेशन जाती है। अब यहाँ पे हमें नेक्स्ट टाइम पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है, जहाँ पे रौक्तिक को ऑलरेडी पुलिस किडनैप करके उठा के मतलब अरेस्ट करके ले आया था, एंड वहीं पर ही हम संपूर्णा और नंदिनी को देख पाते हैं। इसी सीन को दिखाते हुए वेब सीरीज़ यहाँ पे ख़त्म होती है। तो ये था फर्स्ट पार्ट का फुल एक्सप्लेनेशन। आगे नंदिनी को क्या न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, आगे की स्टोरी क्या होगी क्या नहीं होगी, ये हमें आगे सेकेंड पार्ट में पता चलेगा। और अगर आपने अभी तक यहाँ तक सुना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा।
प्लीज़ आई काइंडली रिक्वेस्ट यू। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका पार्ट 2 मैं आप सबके लिए बहुत जल्दी लेके आऊँगी। पर उसके लिए आपको मेरे इस वीडियोज़ को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, और साथ ही साथ इस वीडियोज़ में जो हाइप आते हैं उसको भी आपको आगे क्लिक करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह आप सब अपना ध्यान रखते रहिए। तब तक के लिए राधे राधे।